माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत ईएफएम पेपर फर्स्ट में व्यवसायिक अर्थशास्त्र में मांग की लॉज की अवधारणा, मापने की विधियां, मांग पूर्वानुमान में इसका प्रयोग आदि के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को ही व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। यह नियम केवल गुणात्मक कथन है जो मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा में बतलाता है, परंतु परिवर्तन की दर नहीं बतलाता। अर्थात यह नियम यह तो बतलाता है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, परंतु यह नियम यह नहीं बतलाता कि किसी वस्तु के मूल्य में एक निश्चित परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। अतः हम इसे जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लॉज का विचार प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, मांग की मूल्य लॉज। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य या कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की मांग को ही मांग की मूल्य लॉज कहते हैं। मार्शल के अनुसार कह सकते हैं कि किसी बाजार में मांग की लॉज अधिक या कम तब कही जाती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से उसकी मांग में अधिक या कम कमी होती है। किरण क्रॉस के अनुसार कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग की लॉज वह दर है जिस पर क्रय की मात्रा में मूल्य परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री मांग की मूल्य लॉज को गणितीय रूप में भी प्रकट करते हैं। मोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वह मांग की लॉज कहलाता है। रॉबिन्सन के शब्दों में मांग की लॉज किसी मूल्य अथवा उत्पादन पर मूल्य में अन्य परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मांग की मूल्य लॉज को निर्धारित करने वाले तत्व यह है। नेक्स्ट, वस्तु विशेष की प्रकृति। वस्तु विशेष की प्रकृति उसकी मांग की लॉज को अत्यधिक प्रभावित करती है। सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु की मांग बेलोसदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार। आरामदायक व आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग लोचदार अथवा इकाई लोचदार होती है। अन्न, नमक आदि वस्तुएं अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं होने के कारण इनकी मांग बेलोचदार। दूध, फल आरामदायक आवश्यकता की वस्तु होने के कारण की मांग लोचदार होती है और बहुत बढ़िया साड़ियों की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। वस्तु विशेष के स्थानापन्नों की संख्या यदि अधिक है तो इसके अनुसार भी ये तत्व प्रभावित करते हैं। जिस वस्तु की मांग की लॉज का अध्ययन किया जाता है उसके बाजार कितने स्थानापन्न उपलब्ध है, ये उसकी लॉज को निर्धारित करते हैं। जब वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध हैं तब वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है और कुछ स्थानापन्न उपलब्ध होने पर लोचदार अथवा स्थानापन्न उपलब्ध न होने पर बेलोचदार होती है। नेक्स्ट, वस्तु की विविध प्रयोग। एक वस्तु के जितने अधिक प्रयोग हो सकते हैं वस्तु की मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के तौर पर बिजली के अनेक उपयोग संभव है, जैसे रोशनी करने में, पंखा चलाने में, प्रेस करने में, कमरा ठंडा करने में, कमरा गर्म करने में। नेक्स्ट, उपभोक्ता का आय स्तर क्या है। यदि वस्तु के उपभोक्ता बिल्कुल निम्न आय स्तर के हैं अथवा बहुत उच्च आय स्तर के हैं तो वस्तु की मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिल्कुल निम्न आय स्तर के लोग केवल अनिवार्य वस्तु का प्रयोग करते हुए होंगे और धनी लोगों की मूल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके विपरीत मध्यम आय स्तर के उपभोक्ताओं की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। आय का वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला अनुपात। यदि वस्तु का उपभोक्ता अपनी आय का बहुत थोड़ा सा भाग व्यय करता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, जैसे दियासलाई, नमक आदि। एक परिवार यदि अपने 1000 रुपये के मासिक बजट में से 1 रुपया माचिस पर व्यय करता है तो माचिस का मूल्य 50% बढ़ने पर भी माचिस की मांग में कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, मांग की तीव्रता। वस्तु का उपयोग जितना अत्यावश्यक होता है वस्तु की मांग उतनी ही बेलोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तु का उपभोग करना भी पड़ता है। समय का प्रभाव। समय तत्व भी वस्तु की मांग की मूल्य लॉज को निर्धारित करता है। वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना। जब किसी वस्तु के प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी। यदि वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता तो मांग बेलोचदार होगी। भारत में जूतों के जोड़े का क्रय 1 या 2 महीने स्थगित करना संभव होता है,
अतः इनकी मांग लोचदार होती है। नेक्स्ट, संयुक्त मांग। कुछ वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जा सकता है, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। संयुक्त मांग की वस्तुओं में एक ही वस्तु की मांग रोज दूसरी वस्तु की पर निर्भर करती है। पेन की मांग बढ़ने पर स्याही का मांग की अनुमति नहीं देती, उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार हो जाती है। समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण समान होने पर अधिकांश वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन से सभी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है। धन का असमान वितरण होने पर वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। इसी प्रकार मूल्य स्तर। जब वस्तु का मूल्य स्तर अधिक ऊंचा होने पर वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। मध्यम मूल्य स्तर पर मांग सामान्यतः लोचदार और मूल्य स्तर बहुत नीचा होने पर वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। इसी प्रकार वस्तु का टिकाऊपन होना भी निर्भर करता है। वस्तु का टिकाऊ होने पर उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, और जैसे लकड़ी और लोहे का फर्नीचर। नेक्स्ट, मांग की मूल्य लोच का महत्व है और इसका व्यावसायिक और प्रबंधकीय उपयोग क्या है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, मूल्य की लोच का मांग का व्यवसायिक और प्रबंधकीय निर्णयों और अन्य आर्थिक निर्णयों में अत्यधिक महत्व होता है। प्रबंधकीय निर्णयों में मांग की लोच का अनेक प्रकार से उपयोग होता है। एडविन मैन्सफील्ड ने मांग की मूल्य लोच का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मांग की मूल्य लोच फर्म के लिए अत्यधिक महत्व की होती है। जब फर्म की लागतें बढ़ती हुई होती है, तब फर्म के लिए इस बात का बड़ा प्रलोभन होता है कि वह मूल्य वृद्धि द्वारा उन्हें उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर दे। यदि वस्तु की मांग तुलनात्मक रूप से बेरोजगार है तो फर्म इस कार्य में सफल हो सकती है, परंतु यदि वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध है तथा मांग लोचदार है तो मूल्य में बढ़ोतरी से कुल आगामी वृद्धि के स्थान पर कमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ बढ़ने के स्थान पर भी घट सकते हैं। इसी प्रकार अनेक बार व्यापारियों को आश्चर्य होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी में सफलता नहीं मिलती। वह केवल उन्हीं तथ्य का प्रतिबिंब है कि मांग तुलनात्मक रूप से बेरोजगार है। एक व्यापारी को अपनी वस्तु की मांग लोचदार होने पर मूल्य थोड़ा सा कम रखना चाहिए, जबकि मांग बेरोजगार होने पर अपेक्षाकृत अधिक मूल्य रखना चाहिए। ऐसा करने पर ही उसके लाभ अधिक हो सकते हैं। मांग की लोच का सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपयोग विभिन्न बाजार स्थितियों में मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। मांग की लोच का महत्व हम इन बिंदु के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण में मांग की लोच का महत्व। मांग की लोच की धारणा बाजार की विभिन्न स्थितियों में मूल्य निर्धारण में इस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। एकाधिकारी के रूप में सहायक एकाधिकारी का उद्देश्य अपने कुल लाभ को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह बेरोजगार मांग की वस्तुओं के मूल्य ऊंचे रखता है तथा लोचदार मांग की वस्तुओं के मूल्य नीचे रखता है। विभेदात्मक एकाधिकारी मूल्य विभेद की नीति अपनाते समय भी मांग की लोच के विचार से लाभान्वित होता है। वह उस बाजार में मूल्य ऊंचे रखता है जिस बाजार में वस्तु की मांग बेरोजगार है, तथा उस बाजार में मूल्य नीचे रखता है जहां वस्तु की मांग लोचदार है। नेक्स्ट, संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। एक उत्पादक जब अनेक वस्तुओं का एक साथ उत्पादन करता है, उसके लिए अलग अलग वस्तुओं के लिए लागतों का विभाजन संभव नहीं होता। तब वह वस्तुओं का मूल्य लागत के अनुपात में नहीं बल्कि उसकी मांग की लोच के अनुसार निर्धारित करेगा। जिस वस्तु की मांग अपेक्षाकृत बेरोजगार होगी उसका मूल्य ऊंचा तथा जिसकी मांग लोचदार होगी उसका मूल्य नीचा रखेगा। राशिपातन की स्थिति में विक्रेता राशिपातन द्वारा तभी सफल हो सकता है जब वस्तु की मांग लोचदार हो। बेरोजगार मांग की वस्तुओं में राशिपातन से विक्रेता लाभान्वित नहीं होता। उसी प्रकार उत्पादन के साधनों का पुरस्कार। मांग की लोच का विचार प्रबंधकों को उत्पादन के साधनों के मूल्य निर्धारण में भी सहायक होता है। फर्म के लिए जिस साधन की मांग बेरोजगार होती है उसके लिए अधिक पुरस्कार देना होता है, जबकि लोचदार मांग वाले साधन को प्रचलित मूल्य से अधिक देने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, सरकारी नीतियों के निर्धारण में मांग की लोच का महत्व। सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीति निर्धारण में भी मांग की लोच का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते समय जब किसी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का अत्यधिक भय होता है, तब वह सरकार से संरक्षण की मांग करता है। सरकार एक उद्योग को संरक्षण प्रदान करते समय तथा आर्थिक सहायता देते समय की मांग की लोच का अध्ययन करती है तथा उन्हीं उद्योगों को संरक्षण देती है जिनकी मांग बेरोजगार होती है। ऐसे उद्योग विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते जब तक उनको आर्थिक सहायता देकर उनकी वस्तुओं के मूल्य कम न कर दिए जाएं अथवा भारी शुल्क लगाकर आयात वस्तुओं के मूल्य बढ़ा न दिए जाए। नेक्स्ट,
सार्वजनिक सेवाओं का निर्णय करते समय सरकार कुछ उद्योगों की मांग की लोच के अध्ययन के आधार पर ही उन्हें सार्वजनिक सेवाएं घोषित करने का निर्णय लेती है। ऐसे उद्योग जिनकी वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है तथा स्वामित्व व्यक्तित्व एकाधिकारियों के हाथों में होता है, उन्हें सरकार जनता के हित में सार्वजनिक से घोषित करके अपने हाथ में ले लेती है। वित्त मंत्री के लिए उपयोगी मांग की लोच का विचार वित्त मंत्री के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होता है। करारोपण करते समय वित्त मंत्री कर के लिए उन वस्तुओं को जिनकी मांग तुलनात्मक रूप से बेरोजगार हो, क्योंकि कर लगाने से वस्तु के मूल्य पर बेरोजगार मांग की वस्तु की मांग तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में कम नहीं होती। कालोजदार मांग की वस्तु पर कर लगाने से मांग कम होने पर भी कर भी कम प्राप्त होता है, अतः लोजदार मांग की वस्तु पर निश्चित दर से कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है अवमूल्यन संबंधी निर्णयों में सहायक। एक देश की सरकार जब अपने देश की अन्य देशों की मुद्राओं में विनिमय दरों के पुनर्निर्धारण के संबंध में अवमूल्यन संबंधी निर्णय लेना चाहती है, उस समय मांग की लोच का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यदि देश के निर्यात की वस्तुओं की मांग बेरोजगार और निर्यात अधिक नहीं है तो अवमूल्यन हानिकारक सिद्ध होता है। समर्थक मूल्य नीति के निर्धारण में सहायक सरकार को किन वस्तुओं के उत्पादकों को समर्थक मूल्य नीति का लाभ पहुंचाना चाहिए, इस बात का निर्धारण करने में भी मांग की लोच सहायक सिद्ध होती है। सामान्यतया जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है उनको अधिक उत्पादन के समय समर्थन मूल्य अथवा प्रोत्साहन मूल्य सरकारी खरीद के माध्यम से दिलाना चाहिए। नेक्स्ट उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार निर्धारण में भी महत्व है। उत्पत्ति के किसी साधन विशेष के पुरस्कार के निर्धारण में भी मांग की लोच का विचार सहायक सिद्ध होता है। एक उत्पादक उत्पत्ति के उन साधनों को अधिक पुरस्कार देता है जिनकी मांग उनके लिए बेरोजगार है, तो लोजदार मांग वाले साधनों को कम पुरस्कार दिया जाता है। उत्पत्ति के जिन साधनों का एक उद्योग के लिए अधिक मांग रोजगार होती है उन साधनों द्वारा हड़ताल की धमकी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं के परिवहन भाड़े की दरों के निर्धारण में भी महत्व है। परिवहन कंपनियां और रेलों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिए भाड़े की दरों में निर्धारण भी मांग की लोच का विचार महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के रेलवे उन वस्तुओं के भाड़े की दर नीचे रखती है जिनका परिवहन मांग अधिक लोचदार है। इसके विपरीत जिनकी मांग बेरोजगार होती है उनके भाड़े की दरें अधिक ऊंची रखी जाती है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। मांग की लोच का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण होता है। दो देशों के मध्य व्यापार की शर्तों के निर्धारण में मांग की लोच का विचार सहायक सिद्ध होता है। सामान्यतः देश के निर्यातों की मांग विदेशों में बेरोजगार होने पर देश ऊंची कीमतों पर निर्यात कर सकता है तथा व्यापार शर्तें देश के अनुकूल होती है। यदि आयातों को मांग बेरोजगार है तो अधिक मूल्य पर भी आयात करना पड़ता है तथा व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती है। इसी प्रकार संपन्नता के मध्य कृषकों की गरीबी के विरोधाभास की व्याख्या में भी यह तत्व है। बहुधा यह देखा जाता है कि अनेक विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होने पर भी किसान निर्धन रहता है। यह संपन्नता अथवा प्रचुरता के मध्य गरीबी का विरोधाभास है। इसकी व्याख्या मांग की लोच का विचार करता है कि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार होती है, अतः उत्पादन बढ़ने पर मांग नहीं बढ़ती और पूर्ति बढ़ने से मूल्य लगातार घटते रहते हैं, अतः कृषक निर्धन ही रहता है। नेक्स्ट मांग की लोच का मांग पूर्वानुमान में भी प्रयोग और उसका क्या महत्व है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट यूं तो मांग की लोच की अवधारणा का प्रयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं की मांग के पूर्वानुमान लगाने में भी इसका विशेष महत्व है। खुली अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है, इसलिए उत्पादन नियोजन के लिए मांग का पूर्वानुमान लगाना अत्यंत ही आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में उचित समन्वय बना रहे और अर्थव्यवस्था आर्थिक विचारों से सुरक्षित रह सके। आर्थिक नियोजन के आधुनिक युग में विकास योजनाओं के निर्माण में नियोजनकर्ताओं को अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की प्रारंभिक मांग तथा भविष्य में उसमें विभिन्न समयों में होने वाले परिवर्तनों का पहले से ही अनुमान लगाना पड़ता है ताकि मूल्य स्थायित्व के लिए तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस कारण से मांग पूर्वानुमान का महत्व काफी बढ़ गया है। एक व्यक्तिगत व्यवसायिक इकाई को भी अपने लाभ को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है, क्योंकि उसका उत्पादन नियोजन में उसकी वस्तुओं की संभावित मांग मात्रा पर निर्भर करती है। अतः यह स्पष्ट है कि न केवल एक फर्म के लिए बन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मांग पूर्वानुमान लगाना अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। नेक्स्ट
इसलिए आजकल नियोजन, निर्माता और व्यावसायिक प्रबंधक इसका खुलकर प्रयोग करने लगे हैं। एक वस्तु की मांग पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनमें से कुछ तत्व उसकी मांग को सर्वाधिक रूप से प्रभावित भी करते हैं। इसमें मुख्य रूप से विचाराधीन वस्तु को कीमत और उपभोक्ता को खर्च योग्य आय, विज्ञापन व्यय, जनसंख्या का आकार, उपभोक्ता का पसंदगी अधिमान महत्वपूर्ण है। मांग की लोच के द्वारा इन विभिन्न प्रमुख घटकों में होने वाले निश्चित परिवर्तनों का विचाराधीन वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू।